एक तो जब से गेम खेलना छोड़ा तो ये डाउनफॉल रुक नहीं रहा, ऊपर से तुम लोग ऐसे ऐसे एनीमे सजेस्ट करते हो कि क्या बताऊं। कौन था भाई वो महान आदमी जिसने मुझे उज़ुमाकी सजेस्ट करा? तू बस एक बार कमेंट कर दे, तुझे मैं बताता हूं। मतलब यार बिना सिर पैर की कहानी, एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, अल्ट्रा लेजेंडरी आर्ट स्टाइल और एनिमेशन के नाम पे लिटरल गोबर। एंड हेंस दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ उज़ुमाकी। मैं जानता हूं इतना सुन के कुछ लोग ऑलरेडी ट्रिगर हो गए होंगे, तो नो प्रॉब्लम दोस्त, मैं तुम्हें अभी लॉजिक देता हूं। बट जस्ट टू मेक यू हैप्पी और जस्ट टू राइड द बैंडवैगन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि क्या माइंड ब्लोइंग एनीमे था। बिकॉज बाल की खाल निकालोगे तो देखो यार कुछ भी चीज सेंस बना देगी, बट उज़ुमाकी के केस में ना आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाई सम मांगास मस्ट नेवर बी एन एनीमे। तो लॉजिक नंबर 1, आई एम नॉट सेइंग कि उज़ुमाकी स्टोरी में फेल हो गया है। तुम तो जानते हो कि मैं मांगा तो पढ़ता नहीं हूं, लेकिन दिस वाज मे बी वन ऑफ द फ्यू टाइम्स व्हेन आई रेड इट। 4 एपिसोड्स के बाद मेरा मूड तो खत्म हो गया था। एक तो जॉनरा कुछ ऐसा है, ऊपर से एनिमेशन बर्बाद। अब एनिमेशन पे डिटेल में इसका मैं चिट्ठा खोलूंगा, बट जब मैं इसको देख के रिसर्च करने बैठा ना, तो मैंने ये पाया कि पूरे इंटरनेट पे इसके क्रिएटर जुंजी ईटो के आर्ट स्टाइल और उज़ुमाकी मांगा की फॉलोइंग तो बहुत है। तो मैं भी बैठ गया पढ़ने। 20 चैप्टर्स हैं पूरे, और सबको पढ़ने के बाद आई मस्ट से कि स्टोरी में भाई सब दम तो है। तो कहानी है किरिए और उसके बॉयफ्रेंड साइतो की, जो कुरोजो टाउन में रहते हैं, जो ओशन से लगता है और पहाड़ों से घिरा है। अब ऐसे में ना ये एक तरीके का सिंबलिज्म है कि पूरा टाउन और उसके लोग बाकी दुनिया से थोड़े कटे हुए हैं। और यही सेम चीज मांगा में साइतो भी बोलता है कि जब भी वो कभी ट्रेन पकड़ के दूसरे टाउन मिदोरियामा शी के हाई स्कूल में जाता है ना, तो वहां के लोग, आसमान एंड इवन द ओशन भी, सबकी एक अलग ही वाइब आती है। लेकिन जैसे ही फिर वो कुरोजो के अंदर वापस आता है, हर चीज मानो एक डिप्रेस्ड वाइब में बदल जाती है। और साइतो के हिसाब से इसका कारण है उज़ुमाकी, जिसका लिटरल मीनिंग है स्पाइरल। अगर तुम हिडन कैलिबर चैनल के ऊपर हो तो आपने कभी ना कभी आर्ट या एनिमेशन को भी एक्सप्लोर तो जरूर किया होगा, और ऐसे में आपका सामना गोल्डन रेशियो से भी हुआ होगा। असल में ये एक मैथ्स का सम भी है जो कि मेरे सर के ऊपर से जाता है, लेकिन दूसरी जो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो है एक स्नेल टाइप स्पाइरल। स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हो। और गोल्डन रेशियो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे नेचर की हर एक चीज, डाउन टू द डीएनए टू द जाइगेंटिक गैलेक्सीज, हर एक चीज एक स्पाइरल शेप के अंदर ही बनी हुई है। तो ये है गोल्डन रेशियो एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन उज़ुमाकी ने इसी रेशियो को एक सुपरनैचुरल टर्न दे दिया। उज़ुमाकी की कहानी में ये गोल्डन रेशियो कोई ब्यूटी नहीं है, बट ये एक तरीके की फोर्स है, या फिर ये एक ऐसा कर्स है जो नेचर से बढ़ के ह्यूमंस पे चढ़ने लगा है। एंड इट मेक्स देम गो क्रेजी, ऑब्सेस्ड एंड ट्रांसफॉर्म, जो कि ये भी सिंबलाइज करता है कि किसी भी चीज का जो ऑब्सेशन होता है ना, इवन इफ इट कम्स फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, किसी भी इंडिविजुअल इंसान या पूरी इंसानियत को तबाह करके रख सकता है। मैं थोड़ा ये भी बोलना चाहूंगा कि उज़ुमाकी वर्ल्ड ना कुछ ज्यादा स्ट्रेंज भी लगता है। एक तो इनका पूरा टाउन 24 घंटे खाली पड़ा रहता है, मतलब आंधी तूफान के डस्ट डेविल्स गलियों में घूम रहे हैं। ऊपर से जो इसके एनपीसी या फिर नॉर्मल ह्यूमंस हैं, उनका रिएक्शन, उनका स्टोरी में इनपुट इतना स्ट्रेंज है कि सामने सामने भाई क्लास का एक लड़का लिटरल स्नेल में ट्रांसफॉर्म हो गया, और बच्चों का रिएक्शन उस पर क्या है, अरे ये तो वही है ना, अब ये तो स्नेल बन गया। मतलब वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स हो रहे हैं, सामने सामने ह्यूमंस ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, बट लोगों का रिएक्शन ना होना इसकी कहानी की जो ईरी फीलिंग है उसको बनाए रखता है। बट अब मेन बात, भाई जब इतनी क्रीपी कहानी है, इतनी लेयर्स में स्टोरी लिखी है, तो एनीमे बर्बाद कैसे हो गया? तो सिंपल रीजन इसके दो हैं। पहला है इसका जॉनरा और दूसरा है फेलियर ऑफ एनिमेशन। अगर पहले जॉनरा पे बात करें तो मैं इस टाइप की वीडियो आज से शायद 1.5-2 साल पहले बनाने की सोच रहा था कि माना एनिमेशन एक बड़ा ही क्रेजी मीडियम है, इसमें आइडियाज की लिमिटेशंस नहीं है, उनको दिखाने की बाउंड्रीज नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जॉनराज रह जाते हैं जो कि एनिमेशन में बनाने के लिए सूटेबल नहीं होते। और ऐसे ही जॉनराज में से एक है हॉरर। आई नो अब इतना सुन के तुम फ्यूरियस हो गए होगे कि क्या यार कैलिबर भाई, इतने सारे तो हॉरर एनिमे एग्जिस्ट करते हैं, उनमें तो बड़ा डर लगता है और क्रीपी फीलिंग भी पूरी आती है। और मैं मानता हूं ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक बार के लिए तुम ये सारे आर्गुमेंट हटाओ और खुद से एक बार बैठ के पूछो, अगर तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस रखे जाएं, एनिमे, मांगा और लाइव एक्शन, और तीनों जॉनरा हो हॉरर के ऊपर, तो टॉप टू बॉटम के रैंक पे तुम किसको और क्यों रखोगे? कमेंट करके जरूर बताना। बट मेरे केस में सबसे ऊपर मैं रखूंगा लाइव एक्शन को, उसके बाद मांगा या कोई भी रीडिंग मटेरियल, एंड देन कम्स द एनिमे। क्योंकि मेरे लिए ना द मोमेंट कोई हॉन्टेड या क्रीपी चीज एनिमेशन में होती है तो इसका इंपैक्ट उतना नहीं रहता जितना कि वो लाइव एक्शन या रीडिंग मटेरियल में हो। एग्जांपल के लिए तुम लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन की फाइट को लाइव एक्शन में सोचो, है ना कितना इलॉजिकल आइडिया। जैसे ही हमारा ब्रेन एक नॉर्मल साइज रियल लाइफ ह्यूमन को इतने बड़े बंदर से लड़ता देखेगा और काटा पीटी वहां पे इतनी स्पीड में हो रही है, देन आवर ब्रेन विल रिजेक्ट द होल लॉजिक और बैडएसरी बिहाइंड इट। लेकिन एनिमेशन में वो कितना कूल है। उसी तरीके से कॉन्जरिंग या फिर एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के हॉरर्स को एनिमेशन का यूज करके बनाया तो जा सकता है, लेकिन डिमोनिक एंटिटी का एग्जॉर्सिज्म, उसका इंपैक्ट, उसका पूरा नेचर जितना ज्यादा स्ट्रांगली एक लाइव एक्शन या रिटर्न फॉर्मेट में होगा ना, एनिमेशन उससे कोसों दूर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्ट है ना, वो तुम्हारा या मेरा एज अ व्यूअर नहीं है, बल्कि इट इज द ह्यूमन ब्रेन दैट इज फॉल्ट हियर। और मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं?
यही सेम चीज उजुमाकी के साथ भी हो गई। इवन इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जेसन डेमार्को ने भी रिवील किया या फिर थोड़ा शब्दों को घुमाते हुए ये बोला कि वो भी नहीं जानते कि कहां पे गड़बड़ हुई, जो कि ऑब्वियसली एक कवर अप स्टेटमेंट है, बट रीजन उनका यही था कि बैकएंड में कुछ ऐसी चीजें हो गई जिनकी वजह से फर्स्ट एपिसोड के बाद उन पे 3 ऑप्शन थे, या तो इस एनिमे को पूरा कैंसिल कर दे, या फिर पहला एपिसोड डालें और प्रोडक्ट को रोक दें, और फाइनली तीसरा ऑप्शन जहां पे इतने सारे एफर्ट जब ऑलरेडी लोगों के लग चुके हैं, इतने सारे आर्टिस्ट ने एपिसोड 1 बना दिया है, तो सबकी मेहनत को बेकार ना करते हुए बढ़िया यही रहेगा कि सारे 4 एपिसोड्स को बना दें एंड रिलीज द सीरीज एज इट इज। जिसकी वजह से आप ये देख सकते हो कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2, 3, 4 के एंड स्क्रीन में पूरा प्रोडक्शन स्टूडियो एंड एनिमेशन टीम बिल्कुल अलग अलग है। एंड दिस वाज द मेन रीजन कि क्यों पहले एपिसोड के बाद उजुमाकी फॉल्स टू द ग्राउंड। अब देखो, प्रोड्यूसर का कवर अप तो हो गया, लेकिन इससे पहले तुम कमेंट ले लेके मेरे पीछे आओ कि नहीं भाई कैलिबर, बाकी सब ठीक है, लेकिन हॉरर एनिमे पे गलत बोल गए यार, हम मान ही नहीं सकते कि हॉरर एनिमे जैसा कुछ नहीं होता। शुरू में बोला था ना कि डाउनफॉल खत्म नहीं हो रहा, तो भाई ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ अ हॉरर एनिमे। तुम भी जानते हो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम मांगा पढ़ी है, बट जितनी भी पढ़ी है मुझे इतना समझ में आ गया है कि रिटर्न मटेरियल और स्पेशली जापानीज मांगा के अंदर वाइब तो है। तो उजुमाकी मांगा भी मुझे पूरी ईरी और क्रीपी दोनों फील दे गई। इवन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, लेकिन वो एनिमे के अंदर नहीं डाले, जैसे कि साइटो की मॉम का कंप्लीट आर्क ही गायब हो गया। तो ऐसे ही मांगा पढ़ने में मजा भी पूरा आता है, एंड दैट्स व्हाई आई नीड योर हेल्प टू चेंज माय ओपिनियन। अभी इस वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट पिन किया है, उस पे जाके मुझे तुम्हारे 5 फेवरेट या फिर 3 फेवरेट ऐसे हॉरर एनिमे और मांगा दोनों के नाम बताओ जिनको कि देखकर तुम्हारा दिमाग उड़ गया था। बिकॉज यार इफ आई थिंक कि हॉरर जॉनरा विल नेवर वर्क इन एनिमे, तो हो सकता है कि अभी मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वही छोटा है, क्योंकि मैं हॉरर जॉनरा का फैन तो बहुत हूँ। ऐसी कोई हॉलीवुड हॉरर मूवी नहीं होगी जो कि मैंने देखी ना हो। इवन आई हैव सीन सम प्रीटी मेस्ड अप टर्किश फिल्म्स एज वेल। बस एनिमे के अंदर ना मेरा हॉरर से ज्यादा पाला नहीं पड़ा, लेकिन स्टोरी तो मुझे समझ में आती है ना दोस्त। प्रोडक्शन के मीडियम के अलग होने से कहानी का बेस तो नहीं बदल जाता। अगर कोई चीज बदलती ही है तो वो है उसका प्रेजेंटेशन। बट यू नो व्हाट, आई एम फुली ओपन टू चेंज माय माइंड एज वेल। तो तुम पे जितने भी क्रीपी नाम है सब नेम ड्रॉप कर दो एंड आई विल वॉच द टॉप 1 फॉर श्योर। उजुमाकी का कंक्लूजन एंड में यही है कि एक तो पहले एनिमेशन के अंदर हॉरर जॉनरा बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, ऊपर से जब मांगा का सोर्स मटेरियल जूजी ईतो या बर्जर्क के लेवल का डिटेल्ड हो, तो उसी लेवल ऑफ आर्ट को मेंटेन रखना प्रोडक्शन के लिए इतना महंगा और इतना मुश्किल होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये जापानीज लोगों को ना परफेक्शन का अलग ही लेवल का कीड़ा है। तो कुछ मांगा आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगियां लगाकर कुछ ऐसे हाइपर डिटेल्ड मांगा पैनल्स बना दिए हैं, और उनकी फॉलोइंग भी बिल्कुल कल्ट लेवल पे जा चुकी है कि सबसे पहले तो उसी हाइप और आर्ट स्टाइल को मेंटेन करना ही अपने आप में ब्रेन रॉट है। और मान लो अगर किसी स्टूडियो ने इसको करने का बेड़ा उठा भी लिया, तो तुम यहाँ पे ये सोचो कि इस टाइप के हाइपर डिटेल्ड मांगा पैनल्स को 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से हैंड ड्रॉ करना है, और 20-25 मिनट का एक एपिसोड और एटलीस्ट 12 एपिसोड्स की सीरीज बनाने में कितने आर्टिस्ट ने पड़ जाएंगे। और क्योंकि हॉरर मांगा का कोर ही उसकी डिटेल्स है, जितना ज्यादा एक सीन या जितना ज्यादा एक पैनल डिटेल होगा, उसके अंदर उतनी ज्यादा ईरी फीलिंग को बनाया या दिखाया जा सकता है। और इसी हिसाब से एनिमे के अंदर उसी डिटेल को डालना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसे में अगर मान लो कि इतने बड़े लेवल पे डिटेल डालने बैठ गए ना, तो भी गए, और वर्क अराउंड करके कोई जुगाड़बाजी करी तो भी गए। मतलब आगे कुआं और पीछे मांगा फैंस का ग्रुप। सो दैट्स व्हाई आई थिंक उजुमाकी सफर्ड द लॉस। अब इस बारे में आपका क्या सोचना है, वीडियो को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के बारे में आपको जो भी चीजें दिमाग में आ रही हैं, जो भी ओपिनियन बिल्डअप हो रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जैसा कि मैंने इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर कहा था कि अब हिडन कैलिबर चैनल पे वीडियोस की जो क्वांटिटी है वो बहुत तेजी से आने वाली है, तो अपने आप को एकदम रेडी रखना। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग चीजें और इनके साथ ही माइंड ब्लोइंग चीजों का कंटेंट देता रहूंगा। और बस अब फाइनली इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन।